वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु। मैं हूं गौरव धवन। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक और ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको याद करवाने वाला हूं इडियम्स इस तरह से कि आप चाहकर भी नहीं भूलोगे। और गाइस, अगर आपको सच में ऐसा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आपको लगे कि कोई खास तरीका नहीं है, ये कोई खास ट्रिक नहीं है, इससे कोई ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा, तो बकायदा आप डिसलाइक करके ही जाना। तो गाइस, जितने भी लोग हैं जो ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर इडियम्स ने आना है, तो आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाली है। बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने इस तरह की ट्रिक्स बनाई है जिसको पढ़ के मजा भी आएगा और ये याद भी रहेंगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चलिए, तो सबसे पहला जो यहां आपको दिखाई दे रहा है इडियम, पहला इडियम वो है हमारा ग्रीस द पाम। मीनिंग है इसका रिश्वत देना, टू ब्राइब। अब देखो, आजकल रिश्वत कोई नहीं लेता। सबको पता है कि जब नोट हाथ में देते हैं तो कलर लगा हो सकता है, तो लोग सीधा सीधा पैसे पकड़ते ही नहीं है। तो अब आपके शहर में क्या है, अगर किसी को रिश्वत देनी हो ना तो पहले उसको ग्रीस देते हैं, उसको ग्रीस दिखाते हैं, भाई साहब थोड़ी ग्रीस। तो उसको ग्रीस दो और उसके हाथ पे वो ग्रीस लगा लेगा अपने। तो अगर अब आपने उसके हाथ पे ग्रीस लगा दी है, इसका मतलब अब नोट का कलर नहीं पकड़ेगा। अगर आप उसको नोट दोगे तो वो कलर वलर लगेगा नहीं। तो ग्रीस द पाम का मतलब यही है कि आप रिश्वत दे रहे हो, ठीक है ना, ताकि कोई रंगे हाथों पकड़ा ही ना जा सके। द ओनली वे टू गेट अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अराउंड हियर इज टू ग्रीस समवन्स पाम। यानी किसी की हाथ पे ग्रीस लगानी पड़ेगी, मतलब किसी को मुंह माया देनी पड़ेगी। याद हुआ कि नहीं हुआ? ग्रीस द पाम, ये पाम होती है, उस पे ग्रीस लगाने का मतलब क्या है? आपको रिश्वत देनी है, ठीक है। अगला है जी गोल्डन मीन। मीन का मतलब तरीका भी होता है, ठीक है जी। मीन का मतलब तरीका भी होता है और इसका मीनिंग मीन भी होता है। तो आपने देखा होगा आजकल जब आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े होटल में, किसी भी जगह या इवन की बैंक में जाते हो तो जो फैसिलिटीज होती है ना, उनका एक लेवल होता है कि सर आपको गोल्ड कार्ड चाहिए, प्लेटिनम चाहिए, सिल्वर चाहिए, 3 मेनली चलते हैं, ठीक है। तो आप जब भी जाते हो, आपको ना सबसे नीचे वाला सिल्वर पसंद है, ना बहुत ज्यादा पैसे देने पसंद है, दैट इज प्लेटिनम। आप हमेशा गोल्ड वाला स्टैंडर्ड यूज रखते हो, गोल्ड वाला। तो यानी बीच का तरीका, मॉडरेट तरीका, ठीक है। तो हर जगह 3 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप हमेशा कौन सा तरीका अपनाते हो? बीच का रास्ता। आई ऑलवेज प्रेफर गोल्डन मीन, नीदर हायर नॉर लोअर। ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा लोअर, मैं हमेशा बीच का रास्ता अपनाता हूं। तो गोल्डन मीन। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मतलब होता है, यहां जो फिश वर्ड आया है ना, वो एक वर्ब की तरह आया है। ये वर्ब है। यहां फिश का मतलब है मछली पकड़ना। और कब पकड़ना? जब मछली खुद मुसीबत में हो। यानी तब नहीं पकड़ना जब वो समंदर में है, तब पकड़ना है जब वो बेचारी बह के किसी साइड वाले खड्डे में आ गई है, तो अब तो पकड़ी जाएगी। इसका मतलब होता है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। तो हमने एक बार स्टोरी भी ऐसी ही बनाई है कि किसी शहर में बाढ़ आ गई और इस वजह से बहुत सारी फिश भी बाढ़ वाले पानी के साथ ही आ गई। अब लोगों को बचाने की बजाय, या मतलब ये मान के चलो कि वो मछलियां जो हैं जो गलती से आ गई हैं पानी में, तो यानी अब ये मान के चलो जो इन्वायरमेंट वाली कोई टीम है वो तो उन मछलियों को पानी समेत पकड़ के वापस वहां लेके जा रहे हैं, पर आप ऐसे हो, अब आपको तो मजा आ रहा है, आप तो कह रहे हो भी अब भी तो फायदा है, तो अब आप उल्टा उन मछलियों को पकड़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है अब तो बेचारी अब तो भाग सकती ही नहीं, पानी कम है। तो देखो, इसका एग्जाम्पल से और अच्छे समझ आएगा। देखो, फ्रैंक इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। फ्रैंक यहां पे किसी इंसान का नाम है। वो कह रहे हैं कि वो फायदा उठाना चाह रहा है, वो फायदा उठाना चाह रहे किसी की मजबूरी का। इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स बाय बाइंग मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी
विच इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब कमी आ गई है, तो वो एक ऐसी कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा खरीद रहा है, एक ऐसी कंपनी जिसको अब पैसों की जरूरत है और अब वो कैसे भी करके पैसे चाहिए उसको, तो वो कम रेट के अंदर अपने शेयर बेच रही है। तो अब फ्रैंक उसका फायदा उठा रहा है, यानी फ्रैंक क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है ट्रबल्ड वाटर्स के अंदर, यानी किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। फिश को तब पकड़ना जब वो ट्रबल में है। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब एक तरीके से स्वर्ग होता है, तो मूर्खों का पैराडाइज हो गया, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो कभी सही हो ही नहीं सकती, एक ऐसी सिचुएशन जो कभी सच हो ही नहीं सकती, यानी आप एक भ्रम के अंदर हो, एन इल्यूजनरी स्टेट ऑफ वेल बीइंग। तो ऐसा सोचना कि सब कुछ सही हो जाएगा, ये अपने आप में ही क्या है, एक मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी इल्यूजनरी अवस्था है जो कभी हो नहीं सकती। तो किसी गलत फहमी में होना कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, इसको क्या कहते हैं, फूल्स पैराडाइज। ठीक है, ये गलत फहमी है कि सब कुछ ठीक है आपका, ठीक है ना। तो इमेजिन करो, फूल का मतलब मूर्ख, पैराडाइज का मतलब एक बार अपने क्या मान रहे हैं, परदेश या स्वर्ग मान लो। तो यहां हम क्या स्टोरी बना रहे हैं इसकी, आप एक ऐसी सिचुएशन चाहते हो जिसमें सारे पागलों को फौरन भेज दिया जाए, और आप इमेजिन करो ऐसा होगा भी, सिर्फ समझदार समझदार लोग बचेंगे, बाकी सबको कहीं और भेज दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जिंदगी में कभी नहीं आएगी, ऐसी सिचुएशन तो फूल्स पैराडाइज है, कभी हो ही नहीं सकता। दे वर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, यानी वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट दे वर इन डेब्ट, यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कब कर्जे में है, पर एवं ही जिए जा रहे हैं बस कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक कहां से है, सब कुछ तो बिकने पे आया पड़ा है। तो एक ऐसी गलत फहमी में जीना कि सब कुछ सही है, और ऐसा होगा ही नहीं कभी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे मूर्ख कहीं और चले जाएं और सिर्फ समझदार लोग यहां रह जाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सेम सिचुएशन है उतोपिया, बिल्कुल सेम सिचुएशन, एक ऐसी गलत फहमी। जब तक शादी नहीं होती ना, तो लड़के सोचते रहते हैं कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी बीवी मेरे को उठाएगी, डार्लिंग उठो ना, सुबह हो गई है, उठो ना। तो वो ऐसा सोचते हैं, पर बाद में पता लगता है जब शादी हो जाती है तो वो कहते हैं उठो उठो। ठीक है, लड़के सोचते हैं कि घरवाली कहेगी उठो पिया, उठो पिया, और वो कहते हैं भी उठो टोपिया उठाओ और दूध ले आओ, जल्दी करो, देर मत करो। तो उठो और टोपिया उठाओ, तो वो लड़के सोचते हैं सिचुएशन कैसी आएगी, उठो पिया वाली, पर वो क्या कहती है, लड़की क्या कहती है, उठ जा और टोपिया उठा। समझ आई। तो बेचारा उतोपिया में ही जिए जाते हैं। तो दे वर लिविंग इन अ उतोपिया, सेम 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 सिस्टम आ गया। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स, आज भी भारत के अंदर अगर एक बीवी पति का नाम ले दे तो पंचायत हो जाती है। तो अगर आपने नाम ले दिया तो वो गाली देने के बराबर है, ठीक है ना। तो कॉल नेम्स, तो वैसे तो ये अलग शब्द है, इसका मीनिंग ही क्या है, गाली देना। तो एक लड़की ने अपने पति का नाम ले लिया, पंचायत हो गई। तो द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप कॉलिंग नेम्स, तो टीचर ने बताया बच्चों को कि गालियां मत दो, ठीक है ना। तो कॉल नेम्स का मतलब गाली देना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसकी स्टोरी बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, बात ही समझ आ रही है। यानी जब सब कुछ गिरी गया, जब दूध गिरी गया, तो अब क्या पछताना या अब क्या रोना। तो किसी हो चुकी गलती पर अब व्यर्थ गुस्सा करना, व्यर्थ पछताना, यानी अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब चिड़िया चुग गई खेती, वही वाली कहानी है। तो गिरे हुए दूध को देखकर आप बेकार में रो रहे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। दूध वापस तो सही होके उसमें पैन में जाने से रहा। देखिए, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब कोई फायदा नहीं है रोने का। ही हैज स्पेंट ऑल द मनी, उसने सारे पैसे गंवा दिए या उसने सारे पैसे
लगा दिए एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, और अब आप कुछ नहीं कर सकते। कैच अ टार्टर, कैच अ टार्टर, ठीक है, इसका मतलब होता है अपने से ज्यादा शक्तिशाली उम्मीदवार को से भिड़ना या उससे सामना हो जाना। वो आपने एक फिल्म देखी होगी चुप चुप के, उसकी राजपाल यादव और वो है ना कपूर, कपूर याद नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो अब उसमें क्या है, वो राजपाल यादव को कहते हैं कि तेरे को ना शीतल से लड़ना पड़ेगा। वो कहता है मैं लड़ लूंगा शीतल से। बाद में पता लगता है शीतल नाम का बहुत ही तगड़ा पहलवान होता है। तो ऐसे ही है, मान लो इसको अपने कह रहे हैं टर्टर, तो आपको कहते हैं भी तेरे को पानी में से बस टर्टर को पकड़ना है, टर्टर को। अगर तूने टर्टर को पकड़ लिया तो तू मैच जीत गया। वो कहता है टर्टर को पकड़ लूंगा मैं। वो तो पता तब लगा जब टर्टर जो था वो एक घड़ियाल था, एक मगरमच्छ था। तो अब आप कह रहे हो अरे भैया पहले बताना तो था टर्टर ये है, मैं नहीं इसको पकड़ सकता। तो कैच अ टार्टर का मतलब अपने से ज्यादा अधिक ताकतवर इंसान से, कॉम्पिटिटर से पाला पड़ जाना। while fighting with Indian army, the enemy realized that they had caught a Tartar, यानी उन्होंने गलत पंगा ले लिया, उन्होंने ज्यादा तगड़े इंसान से पंगा ले लिया। क्लियर है? बिटवीन साइला एंड चैरिब्डिस, इसको बोलना तो समझ नहीं आता, बोलने कैसे इसको, तो हमने इसको क्या बना दिया, इसका मतलब है बिटवीन का मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है ये, सिंपल कहें तो बिटवीन टू डिफिकल्टीज। तो इसको अपने बना रहे हैं शीला और इसको अपने बना रहे हैं चेरी, ये दोनों आपकी एक्स गर्लफ्रेंड्स है मान लो। तो आपके फ्रेंड जो अपनी बीवी के साथ कहीं आया है, उसके सामने उसकी दो एक्स गर्लफ्रेंड्स खड़ी हैं, एक तरफ शीला एक तरफ चेरी। अब आप इधर से निकलने लगे तो ये खड़ी, इधर से निकलने लगे तो वो खड़े, तो समझ नहीं आ रही। तो आप किसमें हो गए, दोनों तरफ मुसीबत, बिटवीन शीला एंड चेरी हो गया काम। आफ्टर द सेकेंड मैरिज माई फ्रेंड ऑलवेज फाइंड हिमसेल्फ बिटवीन डैश एंड डैश। समझ आ रही है? एक आदमी ने, आपके दोस्त ने 2 शादियां करवा ली हैं, तो वो हमेशा अपने आप को किधर पाता, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या है, दुश्मनी, एनमिटी। सो एक बार आपकी बॉडी से खून निकल रहा था और आपकी लड़ाई हो गई थी आपके दुश्मन से, तो बहते खून को देखकर बेटे ने बोला पापा ये क्या है? तो आपने कहा बेटा कुछ नहीं, गंदा खून है। तो पापा ने, तो बेटे ने कहा ये तो फिर ये गंदा खून कहां से निकलता है? तो उसने कहा बेटा इसके लिए ना दुश्मनी करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसके लिए दुश्मनी करनी पड़ती है। तो जो दुश्मन होते हैं ना, वो आपका जो गंदा खून होता है वो निकाल देते हैं। तो बैड ब्लड यानी दुश्मनी। देयर इज बीन बैड ब्लड, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस 1947। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बैड ब्लड है, दुश्मनी है। कब से? 1947 से। नेक्स्ट देखिए, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मीनिंग क्या है? ये चीज नाम से ही क्लियर हो रही है, यानी जिसका हेड यानी जिसका सिर क्या हो, ब्लॉक हो, ठीक है ना। तो जिसका हेड ही ब्लॉक है, समझ लो फिर वो तो काम हो गया, मूर्ख ही है वो तो जिसका हेड ब्लॉक हो गया वह मूर्ख कहलाता है। अब ब्लॉक हेड हैज ब्लॉक्ड द रोड, किसी पागल ने रोड ब्लॉक कर रखी है, तो पागल को क्या बोल सकते हैं, मूर्ख को ब्लॉक हेड। बियर द ब्रंट ऑफ, आक्रमण का मुख्य जो अटैक है, जो मुख्य जो मेन चीज है ना, वो सहन करना, मेन प्रभाव सहन करना, ठीक है ना। टू बियर द ब्रंट ऑफ यानी मान लो अगर कोई मुसीबत आ गई है तो आप अपने दोस्तों कह रहे हो कि चलो पीछे हट जाओ, मैं देखता हूं, मैं सामना करता हूं पहले, तो इसका मतलब आप बियर कर रहे हो जो वो ब्रंट है उस चीज का। तो इमेजिन करो एक बार 2 सेनाएं आपस में खड़ी थी, वो लड़ने ही वाली थी, इतने में जो सैनिक सबसे आगे खड़े होते हैं ना, उनमें से कईयों को लगा यार ये तो गलत बात है, सबसे आगे तो हम खड़े हैं, हमारा तो साला प्रोग्राम पक्का ही है, हम ही मरेंगे।
हम तो यार, हम तो नहीं, हम तो पीछे लगेंगे। वो कहता नहीं नहीं हम क्यों पीछे लगे, तो वो ऐसे 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 हो रहे हैं। इतने में सेनापति ने कहा मेरी बात सुन लो। अरे पागलों, जो सीधे वाले होते हैं ना उनको तो वो तो पीछे हट जाते हैं, सीधा आते ही प्रोग्राम पीछे है। फिर दूसरी बात, जो सबसे आगे लगेगा उसको जो फ्रंट में लगेगा सबसे ज्यादा बियर में उसको बुलाऊंगा शाम को। तो जो सबसे फ्रंट में लगेंगे उसको ही, इसको ब्रंट को अपन ने क्या बना दिया, फ्रंट को क्या बना दिया, फ्रंट। क्लियर है जी। इस बियर को हमने एक बार ये वाली बियर बना दिया, जो सबसे फ्रंट में लगेगा सबसे ज्यादा बियर उसी को मिलेगी। बस ऐसा करते ही अब वो आगे आगे होने के लिए लड़ रहे हैं। ये ले अभी आगे तो मैं लगूंगा, आगे तो मैं लगूंगा। द ड्राइवर बोर अब यहाँ पे V2 आ गया है, ये सेकंड फॉर्म आ गई है। तो ड्राइवर ने सह लिया जो ब्रंट था क्रैश का, बिकॉज ही वॉज राइट एट द फ्रंट ऑफ द बस। यानी सबसे ज्यादा जो जो प्रभाव पड़ा है अटैक का वो ड्राइवर पे पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रंट में था बस के। ब्रेड एंड बटर, तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, रोजी रोटी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है, आप ब्रेड के ऊपर बटर लगा के बेचते हो, बस इसी से आपका धंधा चलता है, काम चलता है। तो यही आपकी ब्रेड एंड बटर है, यही आपकी रोजी रोटी है। बाय मेकिंग टोस्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर। तो आप टोस्ट बनाते हो ब्रेड एंड बटर के, उससे ही आप क्या कमाते हो। आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, वो क्या है, इंग्लिश गुरु। अगर आप लोग बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, तो मेरा एक कोर्स है, तपस्या कोर्स। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वो कैब इंग्लिश गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां से आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा सिस्टम। ठीक है, वहां पे आप जाके तपस्या कोर्स पे जाइए, और वहां डेमो वीडियोस हैं, वो डेमो वीडियोस देखिए। तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल सकता है, आप ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं, सब कुछ है। अगर आज तक इंग्लिश समझ नहीं आई, अगर आज तक इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कहीं रुकी पड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही है, प्री क्लियर हो जाता है, मेंस नहीं होता, वोकैब नहीं याद हो रही, ग्रामर में अभी दिक्कत आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल हल हो जाएंगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश समझ पाओगे, और इंग्लिश में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपको, अगर आपको लग रहा है अभी ऐप नहीं मिल रही, ऐप नहीं चल रही, कोई भी दिक्कत हो रही है, ये नंबर है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कीजिए और आपको असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, आपको असिस्टेंस मिलेगी। तो तपस्या नाम से मेरा एक इंग्लिश का कोर्स है, डेडिकेटेड है, माइंड प्रोग्रामिंग से मैंने बनाया है, और इस कोर्स को करके आपको 100% फायदा, 100% फायदा हो। आप चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तपस्या कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन सब दी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है कि कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने क्या किया, आप जब सुबह उठे तो आपने देखा कि आपके गले में कोई एक बॉटल बांध गया, जैसे वो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है ना, ग्लास वाली, तो अब वो बॉटल कोई पता नहीं किस तरीके से बांध गया गले में। अब अगर उस लोहे को, चेन को काटना है तो भी आरी यहां लगानी पड़ेगी, तो वो भी दिक्कत है, डर लग रहा है, नहीं 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 नहीं। अब आप उस बॉटल को ऐसे गले में बांध के ऑफिस भी नहीं जा सकते, तो एक मुसीबत खड़ी हो गई, पता नहीं रात को कौन बांध गया, वो कौन रात को वो बांध गया। तो कोई कोल्ड ड्रिंक की जो 300 ml वाली बॉटल आती है वो बांध गया, अब आपको समझ नहीं आती अब क्या करें। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कॉजिंग बॉटल नेक्स इन द सिटी सेंटर। तो वो बॉटल नेक्स कॉज कर रहा है, यानी अड़चने क्रिएट कर रहा है। फार क्राई, फार क्राई का मतलब क्या होता है, बड़ी अलग बात, यानी मैं कोई और बात कर रहा हूं, आप कोई और ही बात कर रहे हो, तो वो क्या हो जाती है, फार क्राई, बहुत अलग बात। ठीक है, आप फोन पर अपने किसी दोस्त को कह रहे हो कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अब आपका एक और दोस्त है जो पास में खड़ा है, उसको थोड़ी सी सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो दूर से रोते रोते आ रहा है, तू मेरी बिल्ली खाएगा, क्योंकि उसके घर में एक बिल्ली है। तो आपने कहा यार मैंने कब कहा मैं तेरी बिल्ली खाऊंगा, तो तू ही तो कह रहा है। तो
अरे मैंने कहा अरे यार ओफो, मैंने कब कहा? वो कहता अभी अभी तो कहा है कि मैं बिल्ली खाऊंगा। तो यार आप समझ गए, मैं कुछ और बोल रहा हूं, तू कुछ और बोल रहा है, ठीक है ना। तो दूर से ही फार क्राई का मतलब वो दूर से ही रोता रोता आ गया, उसको दूर से कुछ और ही सुनाई दे रहा है, वो दूर से ही रोने लग जाता है, फिर उसको कुछ और ही सुनता है। तो प्लेइंग अ कॉमेडियन इन अ कॉमेडी इज अ फार क्राई फ्रॉम प्लेइंग अ क्रिमिनल इन अ मिस्ट्री। तो भैया मान लो एक आदमी है जो सिर्फ क्रिमिनल बनता है, अब आप अगर उसको कहोगे कि वो कॉमेडियन बन जा, तो इट इज अ फार क्राई। ये मतलब बड़ी अलग ही कहानी है, सारे लोग अक्षय कुमार नहीं हो सकते। ऑल ग्रीक एंड लेटिन, ग्रीक एंड लेटिन का मतलब क्या होता है? अरबी फारसी, अरबी और फारसी। अपने घरों में भी कहावत चलती है, जब किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो घर वाले बोलते हैं मैंने कोई फारसी में बोला था। तो यहां तो यही बात हो रही है। तो ऑल ग्रीक एंड लेटिन का मतलब सब कुछ अरबी फारसी में था, यानी कुछ समझ नहीं आया, वो चीज बहुत ही मुश्किल थी समझने में, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मान लो पिताजी ने कहा कुछ समझ आया क्लास में बेटा, तो बेटा कहता नहीं, पिताजी कहते क्यों, फारसी में था? बेटा कहता हाँ पापा यही मान लो, सब कुछ अरबी और फारसी में ही था, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया, फॉरेन लैंग्वेज में ही था। तो एज द लेक्चर वॉज इन फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि जो लेक्चर था वो फ्रेंच लैंग्वेज में था, इट वॉज ऑल ग्रीक एंड लेटिन टू मी, तो मेरे लिए तो सब ऊपर से निकल के अरबी फारसी था। बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब होता है कि किसी नौसिखिए को, अनस्किल्ड को किसी काम में लगा देना, यानी वो बंदा जो वहां नहीं फिट बैठता था, आपने गलत आदमी को किसी काम में लगा दिया। तो मान लो एक मोटे ताजे आदमी को आपने किसी ऐसी दुकान में घुसा दिया जहां बड़ा ही बारीक काम है और सब कुछ शीशे का है। अब वो बेचारा ऐसा, उसको पता नहीं, वो शीशा उठा के इधर घूमता है, इधर से कुछ तोड़ देता है, सॉरी सॉरी इधर इधर कुछ तोड़ देता है, इधर से निकलता है इधर कुछ तोड़ देता है। तो सो इमेजिन करो, तो एकदम, तो बुल इन चाइना शॉप का मतलब एक ऐसा इंसान जो वहां पे बिल्कुल फिट नहीं आ रहा, सब बिल्कुल अजीब लग रहा है, अनस्किल्ड है, उसको कुछ आता भी नहीं है और वो सही नहीं लग रहा। तो पब्लिसिटी के लिए किसी ने अपनी चाइनीज प्रोडक्ट की शॉप के अंदर एक खूंखार बुल को बांध दिया। अब वो बहुत अजीब भी लग रहा है, एक इसको इसको बुल की जगह आप एक इंसान कह दो कि एक खूंखार सांड जैसे इंसान को वहां रख दिया, एक सांड जैसे इंसान को शीशे वाली दुकान में काम पे नौकर पे रख लिया। अब वो जो नौकर है वो एक चीज पकड़ाने जाता है तो दो गिरा जाता है। तो सब लोग कह रहे हैं कि आपने भाई साहब सांड बांध लिया दुकान में, तो ये तो सांड ही है, यानी ये यहां फिट नहीं आ रहा, इसको निकालो। तो अब बुल इन चाइना, वो सांड जैसा आदमी रख लिया जो वहां बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा। आई नेवर नो व्हाट टू से एट अ फ्यूनरल, वो कहता है यार मेरे को नहीं पता क्या बोलना होता है किसी की मर्ग पे। आई फील लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गलत आ गया, क्योंकि वहां पे मर्ग पे जाके जिस तरह की शक्ल बनानी पड़ती है और जैसा फिर वो सामने बोलना पड़ता है, वो भाव लाने पड़ते हैं, वो कह रहे भी हमारे नहीं आ रहे यार, तो मैं तो गलती आ गया। We told her it was a delicate situation, मैंने बोला था कि ये एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है, बट शी वेंट इनटू द मीटिंग, पर वो मीटिंग में चली गई लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है ना। और ऐसे वहां फिर उसने रिएक्ट किया जैसे उसको कुछ आता ही नहीं, नौ सीखिया है, यानी उसको मीटिंग में होना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, कैट गॉट योर टंग, यानी जिसको हमने कहते हैं ना अब सांप सूंघ गया, जब आप कुछ बोलते नहीं हो तो लोग कहते हैं ना अब क्या सांप सूंघ गया, तो कुछ भी कहने में असमर्थ होना, एक बार कंफ्यूज हो जाना, या बस अब आप कुछ नहीं करे, ऐसी सिचुएशन आ गई है। इमेजिन करो, स्टोरी क्या है, बिल्ली ने आपकी जीभ काट ली है, बिल्ली ने आपकी जीभ काट ली और धमकी दी, खबरदार जो बता दिया किसी को, समझ आई क्या? तो अब सारे पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, ये जीभ कैसे कट गई, तो आप बस ऐसे अब चुप ही हो। तो सब लोग कह रहे हैं अरे सांप सूंघ गया क्या, तो आप कह रहे नहीं नहीं, तो आप कह रहे बिल्ली खा गई क्या तेरी,
तो आप हाँ ना भी नहीं कर रहे। तो कैट गॉट योर टंग मतलब आप कुछ बोलने में ही क्या हो, असमर्थ हो। वाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग, हैज द कैट गॉट योर टंग। तो हैज द कैट गॉट योर टंग ही हिंदी में होता है क्या, सांप सूंघ गया क्या? तो हैज द कैट गॉट योर टंग, बेचारा बोल भी नहीं सकता भी हाँ बिल्ली ले गई है, क्यों बोलेगा तो बिल्ली उड़ा देगी। टू गिव समबडी अ पीस ऑफ योर माइंड, टू गिव समबडी अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है, यानी किसी को अपने माइंड का थोड़ा शांति दे देना। किसी को क्या दे देना, अपने माइंड का क्या दे देना, शांत। मतलब कहने का मतलब किसी को डांटने से, मतलब आप शांति थे, आप शांत थे और अब आप किसी को डांट रहे हो, किसी को डांट रहे हो। तो इसको याद करने के लिए इमेजिन करो कि अब 2050 आ गया है और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि अब सिर में ही पेन ड्राइव लग जाती है और ये सिर के अंदर के जो पार्ट्स हैं ये भी मिलने लग गए हैं। तो इमेजिन करो रात को एक आदमी आपके पास आया है और वो आपसे आपके माइंड का वो एक पार्ट मांगने आया है, सर एक मिनट एक बार दे दोगे, थोड़ा मेरा वो काम नहीं कर रहा प्लीज। तो अब आप कह रहे हो चल कोई बात नहीं यार, तो आपने उसको जो है जो दे दिया, एक बार ये ले सुबह दे देना। अब वो अगले दिन फिर आ गया, अगले दिन फिर आ गया। अब आप उसको लड़ रहे हो, भाई साहब ये मैं तेरे को लास्ट बार दे रहा हूं, ये माइंड का पार्ट समझ आएगी क्या, तेरे को लास्ट बार दे रहा हूं, यही काम है क्या मेरे को, ठीक है ना। तू यार वो कहता है भाई साहब मैं लाया था खराब हो गया यार, मैं लाया था, कहते यार तू अच्छी क्वालिटी का लेकर आ, रोज रोज आ जाता है। तो जब आप अपने माइंड का वो पीस किसी को छोटा सा दे रहे हो तब आप उसको अब डांट रहे हो। द टीचर विल डेफिनेटली गिव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड बिकॉज ही इज ऑलवेज लेट। आज उसको टीचर पक्का डांटेगी। विल गिव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड, क्योंकि वो हमेशा ही लेट होता है, ही इज ऑलवेज लेट। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, यानी बिल्कुल सीधा होना, बिल्कुल भी बात को इधर उधर ना करना, एकदम सीधी स्पष्ट बात कह देना, ठीक है, कोई बिना हेजिटेट किए, ठीक है। एंड बी ऑनेस्ट ओपन अबाउट समथिंग, बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा किसी सिचुएशन के बारे में बता देना। अब इमेजिन करो आप एक हड्डियां बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हो जहां पे नकली हड्डियां बनाते हैं, जिसका हाथ नहीं होता पैर नहीं होता तो नकली हाथ पैर बनाते हैं। तो आप ऐसी एक फैक्ट्री में काम करते हो और वो जिससे वो आर्टिफिशियल बनाते हैं ना, जिस पाउडर से, आपको आज पता लगा वो पाउडर में सच में हड्डियां होती हैं, अंडे होते हैं, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। और आप तो प्रेमी आदमी हो, आपने तो नाम ले रखा भाई, आपने सीधा मना कर दिया कि मैं तो प्रेमी आदमी हूं और वेजिटेरियन हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई साहब फिर आपकी नौकरी जा सकती है कि नौकरी जानी चल जाए, अपने नहीं कर सकते, ठीक है। ही मेक्स नो बोन्स अबाउट द फैक्ट दैट हिज अपार्टमेंट इज अ मेस, यानी वो बिल्कुल नहीं छुपाता इस बात को, उसने वो सीधा सीधा मानता है या सीधा सीधा कह देता है। नो बोन्स अबाउट द फैक्ट, ही मेक्स नो बोन्स, यानी वो कुछ घड़ता नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करता, सीधा सीधा कह देता है, मान लेता है। तो वो कहते हैं कि ही मेक्स नो बोन्स अबाउट द फैक्ट, वो बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करता इस चीज को और मानता है कि ये अपार्टमेंट जो उसका जो अपार्टमेंट है, उसका जो घर है वो एक मेस है, उसमें सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है, कचरा है। तो यानी सीधा सीधा कोई बात कह देना, मान लेना और बात को तोड़ना मरोड़ना नहीं, सीधा सीधा कह देना। ईगर बीवर, ईगर बीवर, बीवर का मतलब ही मेहनती इंसान होता है वैसे तो, मेहनती इंसान। और ईगर का मतलब क्या होता है, उतावला। तो बहुत ही मेहनती व्यक्ति होता है जो ईगर बीवर होता है। तो हमने इसको स्टोरी में क्या बनाया कि सामूहिक विवाह वाला कार्यक्रम चल रहा था, तो दुल्हने एक तरफ दुल्हने बैठी होती हैं, एक तरफ दूल्हे बैठे होते हैं। तो जो बी टोकन वाले लड़के हैं ना, सारी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं। एक बी टोकन वाला लड़का है, जैसे ए बी सी, जो बी वाला ना वो इतना मस्त है, सारी लड़कियां जो है वो चाह रही हैं कि यार बी वाले से शादी करा दो, बी वाले से करा दो, हमारे वाले तो ऐਵੇਂ ही है बिल्कुल ही। तो फिर क्या हुआ, अब सिस्टम ऐसा बन गया तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि बी वाला
वर, वर यानी दूल्हा, उसी को मिलेगा जो एक सबको काम दे दिया, जो लड़की सबसे ज्यादा मेहनत करके दिखाएगी, जो लड़की इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत करके दिखाएगी उसी को बी वाला वर मिलेगा, बस। ठीक है, तो ईगर को बना दिया अगर, अगर बी वाला वर चाहिए सबसे ज्यादा मेहनत करके दिखाओ। बलजीत सिंह इज अ रियल ईगर बीवर, ऑलवेज वॉलंटियरिंग टू स्टे लेट इन द स्कूल। जो बलजीत सिंह है वो बहुत मेहनती इंसान है और वो हमेशा आगे ही रहता है। जब भी कहा जाता है कि आज स्कूल में लेट तक कौन रुकेगा, तो बलजीत सिंह हमेशा रेडी रहता है कि मैडम मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, ईगर बीवर है वो। होल्ड हॉर्स, होल्ड हॉर्स का मतलब होता है एक तरीके से धीरज रखना। ठीक है, धीरज रखना। ठीक है, तो इमेजिन करो कि होल्ड का मतलब होता है रोकना और हॉर्स का मतलब क्या है, एक घोड़ा है। ठीक है जी, आपके पास एक घोड़ा है जिसका नाम क्या है, टेम्पर। बहुत खतरनाक घोड़ा है वो, उसको गुस्सा भी बहुत आता है उस घोड़े को, और उसकी लगाम किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। तो आप जिसके भी पीछे लगा देते हो फिर वो घोड़ा उसको मार के ही आता है। ठीक है, तो जब तक आप पेशेंस रख सकते हो, तब मान लो आपको कोई परेशान कर रहा है, आपसे कोई लड़ रहा है, तो अब आपके हाथ में वो घोड़े की लगाम है और आपके पिताजी कह रहे हैं बेटा होल्ड होल्ड होल्ड, शांति रख शांति रख, इसको पकड़ के रख, इसको पकड़ के रख। क्योंकि आपके पापा को पता है भी अगर मेरे को गुस्सा आ गया और अगर मैंने लगाम छोड़ दी तो वो जो घोड़ा है ना वो सामने वाले का काम कर देगा। तो मेरे को बार बार कह रहे हैं होल्ड हॉर्स, घोड़े को पकड़ के रख बेटा, सब्र कर, सब्र रख, अभी पेशेंस रख। तो आप तब तक होल्ड करके रखते हो और जब गुस्से में आ जाते हो तब फिर आप उस टेम्पर नाम के घोड़े को लूज कर देते हो, छोड़ देते हो। तो होल्ड हॉर्स का मतलब धीरज रखना, पेशेंस रखना। तो मैंने दो कहानियां मिक्स कर दी हैं, दोनों ही अभी आने वाली हैं। मिस्टर वर्मा होल्ड योर हॉर्स, आप किसी मिस्टर वर्मा को कह रहे हो मिस्टर वर्मा जबान पर लगाम दो। ठीक है, यानी अभी जबान पर लगाम दो वाला नहीं है, ये है शांति रखो, सब्र रखो, पेशेंस रखो और दोबारा सोचो इस मैटर के बारे में। डोंट टेक एनी एक्शन इन एंगर, थोड़ा धीरज रखो, अभी गुस्से में कोई एक्शन मत लो, धीरज रखो। धीरज रखो का मतलब होल्ड योर हॉर्स, अभी गुस्सा मत आने दो, धीरज रखो। और ये रहा टू लूज टेम्पर, यहां इस लूज का मतलब क्या है, ढीला करना। यहां लूज का मतलब ढीला करना नहीं है, सॉरी, मतलब मैं बताने वाला था कि ढीला करना नहीं है, इसका मतलब यहां पे क्या है, खोना, खोना, खो देना। ठीक है, इसको स्टोरी के अंदर हम क्या बना रहे हैं, जो LOOS वाला लूज होता है। ठीक है ना, यानी अगर आपने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो रस्सी निकल जाएगी, तो वो घोड़ा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो लूज टेम्पर का मतलब आपने आपा खो दिया। टेम्पर का सही मीनिंग क्या होता है, आपा, हिंदी में जिसको अपने कहते हैं अपना कंट्रोल। तो अगर आपने अपना कंट्रोल खो दिया तो हो गया काम। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि टेम्पर नाम का हमारे पास एक ऐसा घोड़ा है जिसे अगर आपने लूज कर दिया, जिसकी लगाम अगर आपने लूज कर दी, ढीली कर दी और वो भाग गया, अगर आपने छोड़ दिया उसको तो समझ लो तब काम हो गया। तो सेम कहानी है। तो अगर अब आपने टेम्पर को छोड़ दिया तो फिर काम हो गया, इसका मतलब आपा खो दिया आपने। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसको बोलते ईर्ष्या। ठीक है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब ईर्ष्या। ठीक है, जेलसी जलन होती है और ये क्या है, ईर्ष्या। तो जिसको आप एनवी भी कहते हो, एनवी। मान लो आपका एक पड़ोसी है, वो मॉन्स्टर नाम की एक बाइक लेके आया, हरे रंग की एक बाइक लेके आया है और उसका मॉन्स्टर नाम है। ठीक है जी, अब बकायदा, अब वो बंदा बेकायदा आपको तो उल्टा मिठाई भी खिलाने आया है, आपको बोल रहा है भैया मैंने नई बाइक लिया है। अब पता नहीं क्यों उसने आपका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है कि मॉन्स्टर बाइक इतनी जबरदस्त बाइक है, इतना लोग, कितना क्रेज है, और वो मॉन्स्टर नाम की बाइक ले आया, मेरे पास नहीं है। तो अब आपको ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या है,
जलन, आपको बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन हो रही है। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर कैन टर्न इवन द मोस्ट बिलव्ड मैन टू मर्डरर। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है, इसको ईर्ष्या कह रहे हैं। तो ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो बदल सकती है एक इतने बहुत प्यारे इंसान को एक मर्डरर में बदल सकती है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर। लो जी, एक बार फिर से बता दूं, तपस्या कोर्स। अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, अगर इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन आपका रुका हुआ है, तो आप इस कोर्स को जरूर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल रेट के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी। ये नंबर है, अगर आपको कोर्स परचेज करना हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो वीडियोज इसके फ्री हैं, जरूर देखिए। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी तैयारी को उस लेवल पर लेके जाइए कि सिलेक्शन हो जाए और फटाफट आपकी जॉब लग जाए। नेक्स्ट देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। राज खोलना, भेद खोल देना। जिस बिल्ली को खोया हुआ सोचकर सब लोग परेशान हैं, वो बिल्ली घर के ही किसी मेंबर ने बेहोश करके किसी बैग में रखी हुई थी। शायद उसके हिसाब से वो बिल्ली मर गई थी, लेकिन वो भी बेहोश थी और आपको वो दिख गई और आपने सबके सामने वो बैग लाके रख दिया और खोल दिया। और बिल्ली जब बैग से बाहर आई या अपने आप वो निकली या निकाला उसको, तो सारा राज सामने आ गया। तो लेट द कैट यानी आने दो। लेट का मतलब होने दो, बिल्ली को जरा बैग से बाहर आने दो। तो जैसे ही बिल्ली बाहर आई, बिल्ली ने अपने आप ही सारा कुछ बता दिया। ठीक है, वी हैड प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी फॉर गौरव सर। हमने गौरव सर के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, पर किसी लड़के ने लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सारा राज उजागर कर दिया। ठीक है ना, पर किसी लड़के ने सारा राज उजागर कर दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब एक ऐसा इंसान जिसको लोग कहते हैं ये खुली किताब है, यानी वो कैसा है उसके बारे में सबको पता है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है सबको पता है। वो कैसा इंसान है उसके बारे में सबको पता है, क्योंकि वो जिस डायरी में सारा कुछ लिखता था, आप जिस डायरी में, आप एक ओपन पर्सन हो, क्योंकि ओपन बुक हो, आपको कोई भी पढ़ सकता है। तो ऐसा, क्योंकि आपकी जो बुक थी जिसमें आप सब कुछ लिखते हो, वो आपने एक दिन खुली छोड़ दी। तो आपने वो डायरी जिसमें आप हर बात लिखते हो वो खुली छोड़ दी, सबको पता लग गया और अब आप क्या हो, एक ओपन बुक बन गए। एवरीवन नोज मी, एवरीवन नोज माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्योंकि, एज यानी क्योंकि, आई एम एन ओपन बुक, मेरे बारे में सब कुछ पता है। टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना। इसका मीनिंग क्या होता है? सजा देना। आप एक पुलिस वाले हो, मुजरिम आपके पास, और आपको फोन आया है कि इसको अभी दफा 555 के हिसाब से सजा दे दो। अब आपका फोन भी बंद होने वाला और बुक भी आपके पास नहीं है, क्योंकि बुक में आपको पढ़ना था कि वो 555 में क्या सजा देनी है। तो अब आपको पता है बुक घर पे पड़ी है, तो आप पहले तो मुलजिम को कहां लेके गए? बुक के पास लेके गए, ठीक है ना। तो फिर आप घर गए, आप बुक के पास, बुक में जब आपने दफा खोली तो उसमें लिखा हुआ था मुर्गा बना दो। तो आपने कहा क्या यार, ये तो मैं वहीं कर देता, पर आपको क्रिमिनल को बुक तक लेके आना पड़ा। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब इसको बुक तक लेके आओ ताकि इसको क्या दी जा सके, सजा। इफ पुलिसमैन हैव कमिटेड द क्राइम देन दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। अगर कोई पुलिसमैन भी गलती करते हैं, अगर पुलिस वाले भी गलती करते हैं, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना, उनको भी सजा मिलेगी। बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है एग्जैक्टली रूल के अनुसार, एग्जैक्टली जैसा बुक में लिखा है। यहां सजा देने से मतलब नहीं है, एग्जैक्टली जैसा बुक में लिखा है, ठीक है ना।
सो इमेजिन करो आप एक बुक के हिसाब से चल रहे हो, या मान लो आपको सजा मिली है कि आपको 10 दिन तक जो कुछ बुक में लिखा है बस वैसा ही करना है। सुबह 5:30 से लेके शाम को 6:30 बजे तक आपको आधा घंटा हाथ ऊपर करके खड़े होना है, फिर 20 प्याज छीलने हैं, फिर आपको ऐसा करना है, फिर आपको वैसा करना है। सो कहने का मतलब जैसा बुक में लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही करना है। द जज ऑफ द कॉन्टेस्ट ran things strictly by the book, यानी उसने सब कुछ वैसा ही चलने दिया जैसा रूल के अनुसार था, एंड disqualified us on a small technicality, और उसने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया बस एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। यानी वो एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा था जैसे कि रूल्स थे। ठीक है, तो बाय द बुक का मतलब एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जैसे कि रूल्स बुक में लिखे थे अब आपको वैसे ही करने पड़ेंगे, वैसा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली। अब सेम एक और भी इडियम ऐसी है, टू द लेटर, एग्जैक्टली वही है, बाय द बुक जैसा ही है ये भी। यानी अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ लाइन के हिसाब से नहीं, एक एक शब्द, एक एक अक्षर के हिसाब से आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है, एक एक अक्षर के हिसाब से। ठीक है, तो तो आपको एक लेटर मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग, एक एक लेटर के अकॉर्डिंग आपको जो उस लेटर में लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, यही रूल है। इफ यू ओबे इंस्ट्रक्शंस और रूल्स टू द लेटर यू विल बी सिलेक्टेड। अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे या रूल्स फॉलो करोगे एग्जैक्टली जैसा कि इस लेटर में लिखा है या एक एक लेटर के हिसाब से, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स बिल्कुल एक एक लेटर, एक एक अक्षर के हिसाब से। बी इन द गुड बुक्स। हर टीचर जो होता है ना, वो उसकी नजरों में जो बच्चे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। यार ये अच्छे वाला है, ये थोड़ा जो है भी थोड़ा नटखट है, ऐसा है। तो एक गुड बुक्स में होता है, एक बैड बुक्स में होता है। जो कभी सुधरने वाले नहीं है वो बैड बुक्स में होते हैं। ठीक है, जो सुधर सकते हैं वो गुड बुक्स में ही होते हैं, चाहे नटखट है। लेकिन जो बहुत टेढ़े लोग होते हैं वो बैड बुक्स में भी होते हैं। तो अगर आप किसी की गुड बुक में हो, अगर आप किसी की गुड बुक में, उसका मतलब वो इंसान आपका फेवर करता है, आप उसकी नजरों में अच्छे हो। अगर आप उसकी गुड बुक में हो, तो आपके टीचर ने 2 बुक्स बनाई हुई हैं, एक में उन बच्चों का नाम है जो उसको अच्छे लगते हैं और एक में उन बच्चों का नाम है जो उसे बुरे लगते हैं। Making fun of the teacher in the class will not get you in his good books. अगर आप किसी टीचर का मजाक उड़ाते हो क्लास में, तो ये चीज आपको उसकी गुड बुक्स में नहीं ले जाएगी। समझ आ रही है? चलिए, सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे। पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने इडियम्स अभी आपको दिखाए हैं, आपको समझाए हैं, जब आप इनको एक बार दोबारा देखोगे तो अपने आप आपको इनके मीनिंग्स याद आएंगे, अपने आप इनके मीनिंग्स याद आएंगे। और अगर आप थोड़ी सी रिवीजन ढंग से करते हो तो ये पक्के ही हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी अभी ये जो 350 इडियम्स हैं, ये 350 इडियम्स हैं, ठीक है, जो पूरी की पूरी स्टोरीज के थ्रू आपको मिल जाएंगे। आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसकी हार्ड कॉपी मंगवाने के लिए भी आप 8104229005 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी आप इसका मेरी जो ऐप है वो कैब इंग्लिश गुरु, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी तरीके से अगर ये चीज ना मिले तो आप कॉल कर सकते हो। तो वो कैब इंग्लिश गुरु ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो, ई बुक ले सकते हो, मतलब परचेज कर सकते हो, और आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हो। चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा, और हो सके अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो शेयर जरूर करना। चलिए जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।